नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स और रफाल फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर है। और दोस्तों, ये अपडेट थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ रिवील करने वाली है। पिछली वीडियो में हम इस डील की पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेगेटिव साइड के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल वर्तमान की डील की बात करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले 2016 की रफाल डील में थोड़ा वापस चलते हैं। दोस्तों, जब रफाल डील साइन किया गया था तब हमारे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से ये बात बताया गया था कि रफाल एक ओपन आर्किटेक्चर मल्टीरोल फाइटर होने वाला है, जिसमें इंडियन वेपन्स और बाकी सिस्टम्स को इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन अभी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकलकर सामने आ रही है। यहाँ तक कि रफाल डील में हमें जो परफॉर्मेंस बताया गया था वो भी रफाल डिलीवर नहीं कर पा रहा है, और आज तक इसमें मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया फिर नहीं, ये बताया नहीं जा रहा है। अभी जो सिचुएशन सामने आ रही है उसके मुताबिक रफाल एक ऐसा प्रीमियम फाइटर जेट है जिसे भारत फ्लाई तो कर सकता है लेकिन उसे फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकता है। और फ्रांस के साथ डील करने से पहले भारत के बात पहले से ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि मिराज 2000 के साथ भी भारत को सेम सिचुएशन फेस करने पड़ रहे हैं। क्योंकि मिराज 2000 के साथ हम आज भी कोई भी इंडियन वेपन को फ्रांस के बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस वजह से आज भी मिराज में हमको मजबूरी में माइका मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि अस्त्र मिसाइल के मुकाबले काफी इंफीरियर मिसाइल है। लेकिन फिर भी हमें मजबूरी में माइका मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब अगर रफाल के बारे में बात करें तो रफाल का सबसे बड़ा इशू इसका क्लोज्ड डसॉल्ट इकोसिस्टम होने वाला है। इस एयरक्राफ्ट का सोर्स कोड, मिशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फ्लाइट कंट्रोल लॉज और रडार इंटरफेस सब कुछ डसॉल्ट की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। मतलब बिना डसॉल्ट की परमिशन के भारत इन एयरक्राफ्ट में कोई भी मेजर वेपन, सेंसर या फिर सॉफ्टवेयर चेंज को खुद से इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। अब एक और मेजर प्रॉब्लम रफाल का वेपन पैकेज है। रफाल में जितने भी वेपन सिस्टम इंटीग्रेट किए जा सकते हैं उनमें मिट्योर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल को छोड़कर बाकी सभी आउटडेटेड वेपन पैकेज है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में स्टैंड अप स्ट्राइक के लिए सेफली इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। यानी इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें दुश्मन की एयर डिफेंस या मिसाइल की रेंज में आना पड़ता है। यानी कि अगर इन दोनों मिसाइल को रफाल से हटा दिया जाएगा तो रफाल एक सिटिंग डक होने वाला है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रूव हो चुका है। इस वजह से पिछले कई सालों से भारत की तरफ से रफाल में अस्त्र और रुद्रम जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए फ्रांस से रिक्वेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी तक इनको रफाल में इंटीग्रेट नहीं किया गया है। अगर रफाल सच में ओपन आर्किटेक्चर बेस्ड होता तो इंडियन वेपन्स को रफाल में इंटीग्रेट करने से कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन डसॉल्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसा करने के लिए हर इंटीग्रेशन के लिए डसॉल्ट को रफाल के रडार और इसकी मिशन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रीराइट करना पड़ेगा, इंटरफेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा और फ्लाइट ट्रायल्स और सेफ्टी सर्टिफिकेशन वगैरह फिर से करनी पड़ेंगी। और इन सब के चलते हैवी इनवॉइस भी आने वाला, जो कि काफ़ी महंगा पड़ेगा। आज भी अस्त्र का रफाल पर ऑपरेशनल इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। और रुद्रम 1 की बात करें तो ये अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये इंडियन मिसाइल की वीकनेस नहीं बल्कि ये एक लॉक्ड प्लेटफॉर्म का नेचुरल रिजल्ट होने वाला है। अब रफाल का सबसे बड़ा कोर प्रॉब्लम इसका थील्स का AESA रडार सिस्टम है, जो मॉडर्न एयर कॉम्बैट में सिर्फ एक सेंसर ही नहीं बल्कि पूरा किल चेन कंट्रोल करता है, जिसमें टारगेटिंग, डाटा फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और वेपन क्यूइंग सब कुछ रडार की सॉफ्टवेयर से ही लिंक्ड होता है। इस वजह से जिसके पास भी रडार का सोर्स कोड कंट्रोल मौजूद रहेगा उसके पास पूरे कॉम्बैट सिस्टम का कंट्रोल रहने वाला है। इस वजह से डसॉल्ट रफाल की सोर्स कोड को भारत के साथ शेयर नहीं कर रहा है। इसका एक और फायदा ये भी है कि आगे चल के रफाल में इस्तेमाल होने वाली हर एक वेपन को फ्रांस कंट्रोल करने वाली, यानी कि वो अपने वेपन को हमें बेचने की कोशिश करने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से वो भारत को एक मनी ट्री की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इंडियन वेपन सिस्टम जैसे कि अस्त्र सीरीज को रफाल में इंटीग्रेट ना करने की वजह से भारत को मजबूरी में आगे चल के मिट्योर मिसाइल को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आगे चल के मीडियम रेंज एंगेजमेंट के लिए अगर कोई चीपर ऑप्शन को ढूंढना पड़ता है तो वहां पर वो अपनी माइका NG को पुश करने वाले हैं, जो कि अस्त्र मार्क 2 के कैटेगरी में आने वाले, लेकिन ये अस्त्र मार्क 1 से ही थोड़ा बेहतर रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन फिर भी मजबूरी में आके भारत को इसको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और ये भी कोई नया ट्रैप नहीं है, बल्कि ये सेम ट्रैप मिराज 2000 के साथ भी हम फेस कर चुके हैं। लेकिन इस रफाल डील के साथ हमें यह भी काफी लार्ज स्केल में फेस करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि अभी खरीदे जाने वाले रफाल हमको 2031 से 2032 के आसपास से मिलना स्टार्ट होने वाले, और हम दुनिया के वो पहले बेवकूफ होने वाले हैं जो 2031 में या 2032 में जाके एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए
$320 मिलियन से ज़्यादा के प्राइस को पे करने वाले हैं, जिसमें हम आराम से 2 से 3 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं। और इसमें हमें बस 30% का लोकल कंपोनेंट और 0 सोर्स कोड एक्सेस मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत और जर्मनी के बीच होने वाली एक बड़ी डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर है। दोस्तों, भारत और जर्मनी की तरफ से अभी ऑफिशियल ये बात बताया गया कि DRDO और यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन यानी ओकार के बीच जो कोऑपरेशन चल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये कोऑपरेशन यूरोप के एम्बिशियस यूरोड्रोन मेल UAV प्रोग्राम के अंदर आने वाली है, जिसमें DRDO अभी फॉर्मली ऑब्जर्वर के रोल में शामिल हो चुका है। यूरोड्रोन मेल प्रोग्राम यूरोप का एक नेक्स्ट जनरेशन मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होने वाला है और इसका मेन फोकस इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेस और फ्यूचर में स्ट्राइक मिशन पर होने वाली है। ये प्रोग्राम यूरोप के लीडिंग नेशन और डिफेंस इंडस्ट्रीज की जॉइंट एफर्ट से डेवलप किया जा रहा है और DRDO के ऑब्जर्वर के रोल के थ्रू भारत को इस प्रोग्राम के डिज़ाइन फिलोसफी, डेवलपमेंट प्रोसेस, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स और ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट को क्लोजली समझने का मौका मिलने वाला है। ये एक्सपीरियंस किसी भी डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन से काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक इस कॉपरेशन के अंदर DRDO को काफ़ी सारे क्रिटिकल एरिया में इंसाइट मिलने वाले, जैसे कि एडवांस्ड एवियोनिक्स आर्किटेक्चर, मल्टी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, सिक्योर मिलिट्री ग्रेड डाटा लिंक सिस्टम, ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल और मिशन मैनेजमेंट सिस्टम और यूरोप मिलिट्री सर्टिफिकेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड का अंदाजा भी लगने वाला है। ये वही एरिया है जहाँ पर लॉन्ग एंड्योरेंस UAV बनाना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम में शामिल होने से रियल वर्ल्ड प्रोग्राम एक्सपीरियंस से DRDO और इंडियन इंडस्ट्री को अपने इंडिजिनस मेल और हेल क्लास UAV प्रोग्राम में काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड के नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 18 नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल को बनाने की टेंडर में L1 बिडर घोषित किया गया है। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लगभग 3000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, जो इंडिजिनस शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। इस टेंडरिंग प्रोसेस में टोटल 6 इंडियन शिपयार्ड पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके बाद डिटेल टेक्निकल और कमर्शियल एवोल्यूशन किया गया था और उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को लोएस्ट बिडर डिक्लेयर किया गया है। अभी L1 बिडर डिक्लेयर होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आने वाले कुछ ही महीनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक पहले फास्ट पेट्रोल वेसल को बिल्ड करने के लिए 30 महीने का टाइम दिया गया और उसके बाद बाकी वेसल को हर 4 महीने के गैप में डिलीवर किया जाने वाला। ये सारे नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल कंप्लीटली इंडिजिनस डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के अंदर बनाए जाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ भी अलाइन करने वाला है, जहाँ पर फोकस सिर्फ वेसल खरीदने पर नहीं बल्कि सॉवरेन मैरीटाइम प्लेटफॉर्म को डेवलप करने पर होने वाली है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन होने वाली है, क्योंकि पेट्रोल वेसल सेगमेंट में उनकी पोजीशन और भी स्ट्रांग होने वाली है। ये फास्ट पेट्रोल वेसल मीडियम रेंज वेपन फिटेड सरफेस वेसल होने वाले हैं, जो कि इंडियन वाटर और आइलैंड टेरिटरी के आसपास ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। ये वेसल 5 मीटर से भी ज़्यादा की डेप्थ वाले एरिया में ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला और ट्रॉपिकल कंडीशन के हिसाब से स्पेशली बिल्ड किए जाने वाले हैं। और इन वेसल की एक इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि छोटे होने के बावजूद भी इनमें हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के T-90 विस्म मेन बैटल टैंक को लेकर है। दोस्तों, इस आर्मी डे और उसके बाद रिपब्लिक डे पैरेड के दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से अपने फ्रंटलाइन T-90 विस्म टैंक का एक नोटिसेबल अपग्रेडेड वर्जन को शोकेस किया गया है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इन टैंक में अभी एक बड़ा मोबिलिटी अपग्रेड देखने को मिला है, जिसमें रशियन ओरिजिन पुराने स्टील ट्रैक की जगह पर अभी इसमें नए रबर रीइंफोर्स ट्रैक को इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक जो T-90 टैंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था उनमें पैरेलल डबल पिन स्टील ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी जो नए ट्रैक लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए डिज़ाइन किए गए रबर ट्रैक की तरह होने वाला है, जो कि रबर पैड के साथ रीइंफोर्स्ड कंपोजिट स्ट्रक्चर को मिलाकर डेवलप किया गया है। इसका डायरेक्ट फ़ायदा ये है कि टैंक के मूवमेंट के दौरान वाइब्रेशन और नॉइज बहुत ही कम होने वाला है और आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है। यह रबर रीइंफोर्स ट्रैक सिर्फ कंफर्ट के लिए ही नहीं बल्कि इनकी वजह से टैंक की ऑपरेशनल मोबिलिटी में बहुत ही इंप्रूवमेंट देखा गया है। इसकी वजह से रोड पर चलने के दौरान ट्रैक्शन बहुत ही बेहतर होता है, डेजर्ट और सेमी प्रिपेयर्ड टेरेन में भी ग्रिप बहुत ही इंप्रूव होता है और लॉन्ग रोड मार्चेस के टाइम पर क्रू के ऊपर फटीग बहुत ही कम होता है।
कुल मिलाकर टैंक ज़्यादा स्मूथली रिलायबली ऑपरेट कर पाता है। ऑपरेशनल एंगल से भी देखा जाए तो अपग्रेड और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाई स्पीड डिप्लॉयमेंट के दौरान हाईवेज, ब्रिजेस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत ही कम डैमेज होने वाला है। साथ ही वाइब्रेशन कम होने की वजह से सस्पेंशन और ड्राइव शाफ्ट पर भी कम स्ट्रेस पड़ने वाले, जिससे मेंटेनेंस डाउन टाइम भी रिड्यूस होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।